ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। आज एक बड़ी घटना पर हम चर्चा कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग एक ऐसा शब्द जिससे छात्र समाज जो है वो डरा रहता है और इस पर बहुत पहले से ही रोक लगी हुई है। सख्त कानून है, सख्त प्रावधान है, बावजूद इसके छात्रों को रैगिंग झेलना पड़ता है। और आज हम क्यों रैगिंग झेल रहे हैं इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अलख निरंजन हमारे साथ रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हमसे जुड़े हुए हैं, इनका काफ़ी अनुभव है इस तरह के मामलों में। अलख निरंजन जी, विश्वविद्यालय प्रबंधन को किस नज़र से देखना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि वार्डन की नियुक्ति को लेकर वार्डन जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्हीं को नियुक्त किया जाता है और कहीं ना कहीं उनका अनुभव भी होता है इस तरह की सिचुएशन में स्थिति को संभालने में। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी सामने आई है, हमारे साथ गौरांग जी, तीनों ने जानकारी दी है कि उस वार्डन को 7 साल से वहाँ से रखा हुआ है और इस तरह की कई बार बातें आ चुकी है। खुद जो पीड़ित छात्र है आनंद शर्मा ने, उन्होंने भी चिट्ठी 17 नवंबर को ही लिखी थी। अगर वार्डन सही में अगर वो एक्टिव होते, सक्रिय होते अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, तो ये नौबत शायद नहीं आती। क्या कहना चाहेंगे आप? आपने बिल्कुल सही कहा कि वार्डन की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है अपने हॉस्टल में इस तरह की घटना को न होने दें। लेकिन कुछ भीतरी राजनीति होती है और अभी मेरे मन में एक और बात आई कि ये सिर्फ प्रशासन को दोष नहीं देने से हमारे जो छात्र संगठन है उनका भी अच्छा प्रभाव होता है। अगर वो छात्रों को इस मामले में जागरूक करें कि ऐसा करने पर हम भी कार्रवाई करेंगे, कोई गलत करता है तो इसका एक अच्छा प्रभाव जा सकता है। जहाँ तक वार्डन की बात है, ये तो जो विश्वविद्यालय की राजनीति है, जो चहेते लोग होते हैं उनको लोग रखते हैं। बहुत सारी बातें भीतर की हैं जो नहीं होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी से वार्डन बच नहीं सकते और अन्य प्रशासन जो इससे जुड़े हुए हैं उनको भी समझना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि इस संदर्भ में हॉस्टल में सीसीटीवी लगाना बिल्कुल ही आवश्यक है। मुझे नहीं लगता किसी हॉस्टल में सीसीटीवी लगी हुई है या छात्रों के साथ बीच बीच में जो औचक निरीक्षण होता है, इस तरह का भी कोई घटना नहीं मिला हमको। तो ऐसे में काम कैसे चलेगा? औचक निरीक्षण होने के बाद छात्रों से संवाद रखें कि उन्हें कोई परेशानी हो रही है क्या, क्यों परेशानी हो रही है और कौन लोग तंग कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी का एक सूत्र मिलना चाहिए प्रशासन को। क्योंकि प्रशासन इस बारे में जैसे आपने पहले ही बताया कि वो मौन है और बचना चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। बस कागज पर सारा काम चल रहा है, नियम है, कानून है। इसलिए प्रशासन के साथ छात्र संगठनों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी बनती है मेरी नज़र में। जी, आपने छात्र संगठनों की बात कही और जो विश्वविद्यालय प्रबंधन के बारे में भी आपने टिप्पणी की। और आज हमने देखा कि एक माँ के लिए बच्चे का दर्द क्या होता है जब उसका बच्चा, और इस मामले में वो इकलौता बेटा है उनका, और उनको लेकर जिस तरह से उन्होंने भावुक बातें कही हैं वो सबको भावुक कर रहा है। और इसी तरह की एक और माँ है जिनको भी न्याय का इंतज़ार है। आपने सुना होगा पिछले दिनों IIT खड़गपुर की वो घटना जिसमें फैजान अहमद की मौत हुई। वो आज भी उस रहस्य से पर्दा नहीं उठा है कि किस स्थिति में उसकी मौत हुई। आज उनकी माँ उन छात्रों के साथ खड़ी थी जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के पास विरोध जता रहे हैं और अपनी मांगों को रखकर अपनी मांगे कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले। आज हम उनकी भी बातें सुनाना चाहते हैं कि आज अपने बेटे को खोने के बाद भी इनका हौसला बढ़ाने के लिए आज वहाँ पहुँची थी। उनकी भी बातें आप सुनिए। आह्वान जनाइছো যে ৰেগিং বোলা শব্দটো বন্ধ হ'ব লাগে আৰু যিবিলাক দৈত্য এইবিলাক কৰিছে সেইবিলাক ফাঁচি দিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়েতো মাত মতা নাছিলে, তেতিয়া টুইট কৰি মনে মনে আছিলে। এতিয়াতো অসমত হৈছে, ডিব্ৰুগড়ত হৈছে, তেওঁ এতিয়া মাত মাতিব লাগে, এতিয়া বন্ধ কৰিব লাগে। এই ৰেগিং শব্দটো বন্ধ হ'ব লাগে, ৰেগিং বোলা এইটো বন্ধ হ'ব লাগে। নহ'লে পিছৰ পিঢ়ি ল'ৰা ছোৱালী এটাও নপঢ়িব। মোৰ ঘৰৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী চবৰ পঢ়া শুনা বন্ধ কৰাই দিছে। বোলে পঢ়াই কি হ'ব, মৰিয়ে যাব, মুখখন দেখি নাপাম, তাহলে ৰিক্সা এখন কিনি দিম, চলাব, গধূলি ঘৰলৈ আহিব, মা বুলি মাত খাৰ দিব নহয়। মাত খাৰটো হেৰাই নাযাব নহয়। মোৰতো হেৰাই গ'ল ন। মোৰ ল'ৰাই মাত মাতিব গৈছিলে ৰেগিং হ'ব নালাগে বুলি। আজি মই মাত মাতিছোঁ, মোক কোনে মাৰিব। মই আজি হেৰাই যাম, কিন্তু এই ৰেগিং মই বন্ধ কৰি যাব বিচাৰিছোঁ।
एक माँ की इस तरह की प्रतिक्रिया सुनकर कौन इंसान होगा जो नहीं डोल जाएगा। हमें लगता है कि इनकी बातों को सुनने के बाद प्रशासन के पास अब कोई ज़्यादा सबूत नहीं चाहिए कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल हम जो फैजान की माँ ने जो बातें कही है रैगिंग को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे पास इस वक्त पीड़ित छात्र का बयान आ गया है। हम सुनते हैं पीड़ित छात्र ने क्या कहा है। এতিয়া কেনেকুৱা লাগি আছে গাটো? অলপ ভাল পাইছোঁ। ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টটো ভাল পাইছা? অঁ বাহিৰত যাব খুজিছা নেকি? आज जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को रास्ट्रीय किया है ना, तो उस बारे में क्या बोलेगा? প্ৰথম কথা মই নিবিচাৰোঁ যে কি মোৰ কাৰণে হওক বা কাৰো কাৰণে হওক ষ্টুডেণ্টৰ লাইফ বৰবাদ হওক বুলি সেইটো নিবিচাৰোঁ। কিন্তু তাহাঁতি এইটো যোগ্য আছিলে, যিটো তাহাঁতি কৰিছিলে তাহাঁতি তাৰ ফলটো পাইছে। তুমি কি সিহঁতক মাফ কৰি দিব খুজিছা? মই মানে মাফ কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু তাৰ পঢ়া কেৰিয়াৰখিনি বৰবাদ হ'ব নালাগে আছে। কিন্তু মই সেইটো নিবিচাৰোঁ। মানে মোৰ নিজৰ এবছৰ লছ হ'ব, কিন্তু মোক বেলেগৰ নহওক যাতে তেনেকৈ। आनंद शर्मा को आप सुन रहे थे, जो पीड़ित छात्र हैं, और उन्होंने पहले भी बयान दिया था कि किस तरह से उनके साथ जो घटना हुई, उनसे मारपीट किया, उनके मोबाइल छीने गए। लेकिन अभी जो आप बयान सुन रहे थे ये अभी की बयान है उनका और ताज़ा बयान है, और इसमें उन्होंने जो कहा है वो हम सब का दिल जरूर जीत लेगा। उन्होंने ये कहा है कि उन छात्रों को जिन्होंने इनकी पिटाई की है वो नहीं चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई बर्बाद हो, लेकिन वो चाहते हैं उनको सज़ा मिले, और इस तरह की सज़ा मिले कि वो आगे चलकर इस तरह की हरकत न करें और दूसरे को सबक मिले और उनकी ज़िंदगी न बर्बाद हो। तो ये आप सुन रहे थे पीड़ित छात्र जो हैं जिनके साथ मारपीट की गई है आनंद शर्मा की, उनका ये ताज़ा बयान है जो हमारे जो संवाददाता रिपुंजय दास ने उनसे पूछताछ की है। अस्पताल में वो भर्ती हैं और एक तरह से ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कई हड्डियाँ टूट चुकी हैं, और इस वक्त वो बातें उन्होंने कही है, काफ़ी दिलेरी की बात कही है उन्होंने। अब हम लौटते हैं फैजान अहमद, जो इस सिलसिले में इस घटना को जोड़कर उन्होंने आज जो कहा है कि रैगिंग शब्द का नामो निशान मिट जाना चाहिए। रैगिंग क्यों है? आज हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। 2 और मेहमान हमसे जुड़ने थे लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि रैगिंग क्यों है और रैगिंग शब्द को क्यों ना नामो निशान मिटा दिया जाए। जो फैजान की माँ कह रही है कि रैगिंग शब्द क्यों आज तक बना हुआ है। हम छात्रों की जब एडमिशन होता है, प्रवेश होता है, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। वो इसलिए होता है कि छात्र जो हैं वहाँ की स्थितियों से रूबरू हो सके, वहाँ की गतिविधियों से रूबरू हो सके, वहाँ के शिक्षकों के बीच में जो खाई है छात्रों का मिलने का वो मिट सके। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी लेवल में नए छात्रों जो एंट्रेंस कहा जाता है, जिनमें जो प्रवेश करता है, उनसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। डिपार्टमेंट में आइस ब्रेकिंग सेशन होते हैं। आइस ब्रेकिंग सेशन में सीनियर और जूनियर के बीच में भेदभाव मिट जाता है। वो इसलिए होता है कि रैगिंग जैसे जो शब्द हैं, रैगिंग जैसे जो क्राइम है वो ना हो। और एक और टर्म कहा जाता है, वो दूसरे टर्म में कहा जाता है, लेकिन उसे यहाँ भी जोड़ा जा सकता है, शैटरिंग द ग्लास सीलिंग। ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये सारे कुछ होते हुए भी रैगिंग शब्द क्यों जुड़ा हुआ है, आज हम इस पर भी चर्चा करना चाहते हैं कि रैगिंग को रैगिंग क्यों कहा जा रहा है, क्यों नहीं इसे रेगुलर क्राइम में जोड़ा जाता है, और रैगिंग शब्द का नामो निशान क्यों नहीं मिटा दिया जाता है। इसे ये भी कहा जाता है कि पिछले जनरेशन और आने वाले जनरेशन के साथ एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, और जो इंट्रोडक्शन का है, पहचान का है, उसे रैगिंग कहा जाता है। अगर यही मामला है तो रैगिंग को ख़त्म किया जाए, और रैगिंग इतना बड़ा अपराध हो गया है तो उसे रेगुलर क्राइम के श्रेणी में क्यों नहीं लाया जाए। अलख निरंजन सर, आपसे जानना चाहेंगे इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमने पहले ही कहा कि एक मानसिक रोगी तो है, लेकिन ये एक अपराध भी है। जो अपराध की भावना ही उन्हें रैगिंग करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और इसलिए अपराध की श्रेणी में लाना बहुत ही आवश्यक है। तमाम तरह के नियम कानून बनाए गए हैं, इसके बावजूद अगर ऐसी घटनाओं में छात्र आगे आते हैं जिनकी आपराधिक मनोवृत्ति होती है, तो
तो वो आपराधिक मनोवृत्ति के कारण अगर अपराध करते हैं तो उनकी सजा के हकदार वो होने चाहिए। इस पर चर्चा होनी चाहिए विशद, मेरी समझ में। जी निहार, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो उन्होंने बोला, आनंद जी ने जो बोला है कि किसी का लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए मेरे कारण, तो ऐसे लोगों को रैगिंग किया जाता है जो अपने ऊपर हो रहे जो भी गुनाह है, अपने ऊपर हो रहे जो भी जुल्म है, वो सह लेते हैं इसीलिए क्योंकि उसका माता पिता ने भेजा हुआ है कि आप जाके उधर में पढ़ो, फीस भरा हुआ है, अभी वो हॉस्टल से निकल नहीं सकते, प्राइवेट पीजी में या प्राइवेट रूम नहीं ले सकते और अभी हॉस्टल से भी नहीं निकल सकते। वैसा एक सिचुएशन में लोग हॉस्टल में जाते हैं, न्यू एनवायरनमेंट मिलता है उन लोग को, जब नए उन लोग जाते हैं तो उसको ऐसे भी तकलीफ होता है कि नया एक एनवायरनमेंट में उन लोग घुले मिले, लोगों से मिले और क्लास करें, एक नया यूनिवर्सिटी मिलता है, नया एनवायरनमेंट मिलता है, नया एटमॉस्फेयर मिलता है। उसके ऊपर से एक रैगिंग का जो ये श्राप है कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, ये हटना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगा, ये आज एक इशू है, आज एक केस हुआ है, रहने देते हैं, थोड़ा दिन बाद कुछ सोचेंगे, नहीं, एकदम इमरजेंसी हम NSY के तरफ से और किसानों बोरा के नेतृत्व से हम लोग कल या परसों एक हेल्पलाइन नंबर, ऑलरेडी हम लोग का हेल्पलाइन नंबर है, हम लोग सब प्रेस में दिए हुए हैं, 2012 से हम लोग का हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये सब कॉलेजेस को पर्सनली मिले कि अभी देखिए, अभी सब लोग निकल के नहीं आ रहे हैं। और अभी मैं एक मैं अभी एक गुजारिश करना चाहता हूँ सभी छात्रों से, जो लोग ये चैनल देख रहे हैं, जो लोग अभी देख रहे हैं, कि आप लोग आगे आइए और रैगिंग के खिलाफ आप लोग डटे रहिए। जी देखिए, हाँ गौरांग जी। हाँ, तो रविंद्र जी, आपने जो कहा कि ये रैगिंग शब्द ही क्यों ना हम लोग ख़त्म कर दे। जी, तो ये रैगिंग जो शब्द है, इसके लिए भी हम लोग का जो गाइडलाइंस है हम लोगों ने उसमें लिखा हुआ है कि ये रैगिंग जो होगा वो डिपार्टमेंट का जूनियर सीनियर और डिपार्टमेंट के जो भी प्रोफेसर या फैकल्टी लोग होंगे उन लोग के सामने एक इंट्रोडक्शन जैसा एक छोटा सा प्रोग्राम रखा जाएगा। इसका भी जो प्रावधान है उन लोगों ने दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है कि जो हम लोगों का रूल रेगुलेशन है, जो हम लोगों का गाइडलाइंस वगैरह है, वो सबका इम्प्लीमेंटेशन का जब वक्त आता है तो कोई भी उसको मतलब इसे नहीं लेता है, सीरियसली नहीं लेता है कि जो रूल बनाया गया है, एक उस तरह की एक केस को देख के उसमें जो वर्डिक्ट आया उसको देख के एक जब रूल रेगुलेशन या गाइडलाइन बनाया जाता है तो वो जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो हम लोगों को वो स्ट्रांगली लेना चाहिए, स्ट्रांगली सीरियसली हम लोग को वो पालन करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो ये सब बातें थोड़ा कम होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि आज जो जिन लोगों को एक्सपेल किया और जिन लोगों को एक लड़का को किया परीक्षा देने से मना किया है उनको, मतलब परीक्षा देने से उनको क्या है वो नहीं दे सकते बोला है, लेकिन उसका नाम है कमल कृष्णा काकटी। तो ये जो कमल कृष्णा काकटी है उनका नाम FIR में नहीं है। बाकी जो 18 लोग हैं PNGB हॉस्टल से जिनको एक्सपेल किया है उन लोगों का नाम भी दिया था एक साथ में और उन लोगों को एक्सपेल किया, लेकिन उन लोगों को परीक्षा देने से मना नहीं किया। और जो 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, राहुल शेट्टी जोड़ के 5 लोग हैं, उन लोगों के अगेंस्ट FIR किया है उन लोगों ने। और 4 लोगों के अगेंस्ट जो प्रांजित बोरवा था जिनको कल गिरफ्तार किया था उनके अगेंस्ट FIR नहीं किया है। ये सब बातें जो है वहाँ पे क्या चल रहा है तो ये भी उन लोगों को स्पष्ट करना चाहिए। और जो ये कमल कृष्ण कलिता है इनको परीक्षा देने से क्यों मना किया है, लेकिन FIR में इसका नाम नहीं है, तो क्या ये इलीगल बोर्डर था क्या उस हॉस्टल का? सुनने में आया है कि वो उसका वहाँ में उसका वो एक रूम लेके रहा हुआ था, लेकिन वो उनका रूम नहीं था, ऐसा सुनने में आया है। तो ये सब बातें वार्डन को होते हुए एक एडमिनिस्ट्रेशन का होते हुए कैसे हो सकता है? तो ये सब जो रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस है उन सब का वायलेशन है। और ये इस वजह से और जो कमिटी है, स्क्वाड है, एंटी रैगिंग स्क्वाड और एंटी रैगिंग कमिटी जो होता है उन लोगों का एक निष्क्रिय प्रदर्शन, उन लोग का एक निष्क्रिय भाव से वो लोग काम कर रहे हैं, इसलिए ये सब बातें हम लोग के सामने आ रहा है। अगर हम लोग अपना जिम्मेदारी वहां पे अच्छी तरह से निभाता तो आज ये जो आनंद शर्मा जो है ये हॉस्पिटल में नहीं होता, हम लोग के बीच में होता। बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमें लगता है कि शायद हम बहुत कुछ कह चुके हैं
और प्रशासन की तरफ से बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन अभी तक एक्शन के नाम पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। जो हम चाहते हैं इस पर कोई कार्रवाई हो और जो जिम्मेदार लोग हों उस पर उन पर कार्रवाई हो खास तौर से। लेकिन आपने जो बातें कही हैं उसमें एक और बात सामने आया। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से, तब उन्होंने ये जानकारी दी कि जो आरोपित लोग हैं, जिन पर आरोप लगा है, वो विश्वविद्यालय के बिना अनुमति के विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते। ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय में या IIT गुवाहाटी में जाइए या किसी भी विश्वविद्यालय में जाइए, बिना अनुमति के आपको गेट पर प्रवेश नहीं मिलता है। ये किस तरह की बातें कही जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिना अनुमति आप यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं कर सकते, और अनुमति मिले तो क्या करें? वो किस तरह की बातें ये करते हैं जब कार्रवाई के नाम पर सिर्फ यही इतना बात लोगों को जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। एक और बात उन्होंने कहा कि बाहरी स्टूडेंट, बाहर के जो छात्र हैं, बाहर का छात्र वो हम तब कह पाएंगे जब हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएंगे। बाहर का छात्र जब हमारे कैंपस में है तो हम वो किस तरह से संचालित हो रहा है कैंपस, वो यूनिवर्सिटी किस तरह से संचालित हो रहा है जिसमें बाहर के छात्र हैं, यानी कि कहीं ना कहीं फेलियर है। आपने कहा है कि इलीगल बॉर्डर अगर है तो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हाँ, वही तो, वार्डन को उस बॉर्डर को पहले ही जानना चाहिए था। आज उन लोगों को जो उन लोगों ने बोला प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, जो मैथ्स डिपार्टमेंट का है शायद मैंने देखा था, तो मैंने थोड़ा पता किया तो पता चला कि वो इलीगली वहाँ पे रह रहा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वार्डन के रहते हुए, एक प्रशासन के रहते हुए? तो ये नहीं होना चाहिए। और जो ये राहुल छेत्री जो नाम आ रहा है, इनके अगेंस्ट कॉलेज ने भी एफआईआर किया है और ये मेन एक्यूज भी बता जा रहा है। तो ये वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से 2 या 1 साल पहले ही वो उसका वहाँ से खत्म हो गया था जो पाठ्यक्रम था। तो वो हॉस्टल में उसका रहने का कोई मतलब वो नहीं बनता है, कोई इशू नहीं है वो वहाँ रहने का। तो वो कैसे वहाँ पे रह के वहाँ के एक आवासी को वो मार सकता है, कैसे उनको शारीरिक शोषण कर सकता है? कि हम लोग इसको अटेम्प्ट तो मर्डर की तरह से देखना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ का आवासी नहीं था, वो बाहर से गया वहाँ पे, एक हॉस्टल में गया बाहर से, एक बाहर का आदमी जो हॉस्टल का नहीं है, वो बाहर से जाके हॉस्टल के अंदर एक लड़के को मारता है, उसको सुसाइड करने तक उनको मजबूर कर देता है। तो हम लोग उसको कैसे देखना चाहिए? तो उनको एक क्रिमिनल की तरह देखना चाहिए। वो बाहर से गया, उनको टर्चार किया, जिसका वो हॉस्टल में वो ये रेगिंग के मतलब जो रेगिंग जो हम लोग बोल रहे हैं वो रेगिंग के अंदर मेरे ख्याल से नहीं आता है, वो तो क्राइम के अंदर, वो क्राइम के अंदर आता है। वो बाहर से गया। निहार, यही बात आपसे पूछना है हमें कि जब छात्र संगठन जिस पर आरोप लगा है वो भी किसी न किसी छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, अगर कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो छात्र संगठन के नाम पर सदस्यता लेकर लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में जाते हैं। इसके खिलाफ कई बार बातें हो चुकी है। लिंगडो कमेटी की रिपोर्ट थी, उन्होंने भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स दिए। क्या आप लोग छात्र संगठन के लोग होते हुए इस तरह के लोगों को आप लोग अनुमति देते हैं कि सदस्य बने, जो पूर्व छात्र हैं वो यूनिवर्सिटी में प्रवेश करें? इस पर क्या रवैया रहेगा आप लोगों का? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा चीज़ है कि वो जब अभी आज मुझे पता चला कि वो उधर पे रहते हैं, तकरीबन महीना में 10-12 दिन वो उधर पे रहते हैं। वो उधर पे सुपर सीनियर है, सो कॉल सुपर सीनियर है उधर का, वो सब संभालते हैं उस कॉलेज में। और वो कॉलेज वो जो हॉस्टल है वो हम लोग का पूर्व CM सर्बानंद सोनोवाल जी का भी हॉस्टल रह चुका है। तो उस हॉस्टल में कैसे ये इरेगुलरिटीज, इनडिसिप्लिन कैसे हो सकता है? और जो आप देखेंगे कि राहुल छेत्री जो है वो SMS क्या है, वो उधर पे पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए वो उधर पे जाता है। उधर पे आज वो मारपीट किया है, जो एक्यूज ने बताया, जो बताया आनंद शर्मा ने, कि उसको सब पता है कि वो उधर पे गया है, वो उधर पे जो इंसिडेंट हुआ उसमें शामिल है वो। तो कैसे हो सकता है वार्डन के रहते हुए ये कैसे हो सकता है कि बाहर का लोग जाके उसमें इन्वॉल्व हो? मुझे लगता है कि अब छात्र संगठन होंगे वो अवेयर हो जाएंगे कि इस तरह के लोगों को जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है उनको सदस्य के रूप में न रखें, क्योंकि सदस्यता का लाभ उठाकर वो यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते हैं। आखिरी टिप्पणी होगी अलख निरंजन सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके आखिरी जो कमेंट हैं, बहुत संक्षिप्त समय है, आप दे सकते हैं। अभी जो इन लोगों ने बताया कि जो बाहर के लोग रहते हैं, ये कहीं कहीं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ है
और राजनीति के कारण वो जबरदस्ती रूम पर कब्जा करते हैं और वार्डन जो वार्डन हैं उनको भी डराकर जबरदस्ती रूम में रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन सारे घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि वार्डन क्यों नहीं इसके बारे में सूचना प्रशासन को दिया कि ये गड़बड़ है, क्यों नहीं छात्रों के साथ उनका संपर्क कैसा है ये भी पता नहीं है, तो इसलिए रैगिंग होती है। तो ये बिल्कुल सही बताया कि बाहरी छात्र जब आएंगे तो कहीं न कहीं उनका कुछ अपना स्वार्थ होता है राजनीति को लेकर, जो विश्वविद्यालय की राजनीति चलती है, और उसमें अगर उसके विचारों से सहमत नहीं हुआ तो रैगिंग के नाम पर उसकी पूरी धुलाई कर दी जाती है। तो ऐसे लोगों से को तो सावधान करना ही होगा और प्रशासन को भी नज़र रखना होगा मेरी समझ में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस टिप्पणी के लिए। और हमारे पास समय नहीं है तो इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करना होगा, लेकिन कार्यक्रम खत्म करने से पहले जो पीड़ित छात्र की माँ है उनकी जो मांगे हैं वो एक बार फिर दोहराना चाहते हैं। और यहाँ जो उपस्थित हमारे मेहमान थे इन्होंने भी वही मांग रखी कि जो पीड़ित छात्र हैं उन्हें कहीं उचित इलाज मिले या तो उन्हें बाहर ले जाया जाए, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है पीड़ित छात्र की इलाज की और उनकी ज़िंदगी बचाने की। फिलहाल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।